हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पे। एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना से हम लोग 100 प्रश्नों को पूरा करेंगे। इस 100 में से आज के इस वीडियो में 50 सवाल करेंगे और बाकी के 50 सवाल हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। इन 100 प्रश्नों के साथ पूरा जो पूरी एनसीईआरटी है वो आपकी जो है रिवाइज हो जाएगी। साथ में जो एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज हैं वो सारे भी आपके कवर हो जाएंगे। यानी इन 100 प्रश्नों के साथ ये पूरा चैप्टर जो है आपका बहुत ही अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर से सवाल आएगा, बहुत कम चांस है कि आपसे नहीं बनेगा एग्जाम में। राइट, तो आज की इस वीडियो में हम लोग 50 प्रश्नों को करेंगे, बाकी को हम लोग अगले वाले पार्ट में कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं आज के इस पार्ट 1 में। सूखे बालों पर रगड़ी गई कंघी छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को क्यों आकर्षित करती है। यह चीज हो सकता है कि आपने नोटिस भी किया होगा कभी अपने जीवन में, अब तक के जीवन में। जब आप कंघी को सूखे बाल पर रगड़ते हैं तो कंघी जो है ऐसे छोटे छोटे कागज के जो टुकड़े होते हैं उसको आकर्षित करती है। ये उदाहरण है स्थैतिक विद्युत आवेश का। कंघी पर स्थैतिक विद्युत आवेश आ जाता है। स्थैतिक का मतलब रेस्ट में, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है कंघी के ऊपर और ये जो आवेश है वो रेस्ट है ना, विराम अवस्था में है। एक तो होता है कि चार्ज आवेश मोशन में है, इलेक्ट्रॉन मोशन में है, वहां पर करंट बनता है, लेकिन यहाँ पर चार्ज तो है लेकिन क्या है कि रेस्ट में है। स्थैतिक विद्युत आवेश, स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज। जब हम कंघी को रगड़ते हैं सूखे बाल पर तो कंघी के ऊपर आवेश आ जाता है, कंघी के ऊपर जो है माइनस चार्ज आ जाता है। देखो, एक आवेशित वस्तु एक उदासीन वस्तु को आकर्षित कर सकती है। एक उदासीन वस्तु को एक आवेशित वस्तु जो है आकर्षित कर सकती है। तो यहाँ पर कागज के जो टुकड़े हैं ये तो उदासीन है और कंघी के ऊपर जो है माइनस चार्ज है। कंघी जो है वो ऋण आवेशित है क्योंकि इसके ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन आ गया है बाल से निकल करके, तो इसके ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज है, ये ऋण आवेशित है कंघी, और उदासीन कागज के टुकड़े को ये आसानी से अट्रैक्ट कर लेती है। तो ये जो संभव है, एक आवेशित वस्तु जो है उदासीन वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। तो कंघी पर स्थैतिक विद्युत आवेश आ जाता है, इसलिए ऐसा होता है। अच्छा, ये जो आवेश है ये भी एक कण के ऊपर होता है, एक पार्टिकल है जिसके ऊपर ये चार्ज होता है। अब ये जो आवेशित कण है जो इस कंघी के ऊपर आया है वो कहाँ से आया है, तो वो आया है एटम से। अगर एटम से आया है इसका मतलब कि एटम के भीतर ये आवेशित कण है, इसका मतलब कि जो एटम है ये डिविजिबल है। अब तक डाल्टन का क्या मानना था कि जो परमाणु है वो अविभाज्य है, लेकिन ये चीज अब गलत साबित हो जाता है जब पता चला कि भाई आवेशित कण है एटम के अंदर, मतलब एटम सबसे छोटा कण तो नहीं है, सूक्ष्मतम कण तो नहीं है, एटम के भीतर भी कुछ है। इसका मतलब एटम इंडिविजुअल नहीं है, अविभाज्य नहीं है। तो डाल्टन का ये जो कॉन्सेप्ट था एटॉमिक थ्योरी में कि जो एटम्स होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, ये गलत साबित हो जाता है। कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े पर रगड़कर जब उसे हवा से भरे गुब्बारे के पास लाया जाता है तो क्या होता है। अब यहाँ पर कांच की छड़ है जिसको सिल्क के कपड़े पर रगड़ा जाता है। जब ऐसा होता है, जब ऐसा किया जाता है, कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ में जो एटम्स हैं वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। वहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो सिल्क के कपड़े पर चले जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल करके जाए तो कांच के छड़ पर जो है प्लस चार्ज आ जाता है, यानी पॉजिटिवली चार्ज जो है ये कांच की छड़ जो है हो जाता है। अब ये आवेशित हो जाता है, ये कांच की छड़ है तो ये चार्ज है और ये न्यूट्रल है। तो एक आवेशित वस्तु जो है उदासीन वस्तु को आकर्षित अपनी ओर कर सकती है, तो यहां भी आकर्षण होता है। तो छड़ जो है गुब्बारा को आकर्षित करता है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इन सारे एक्सपेरिमेंट के बाद जो है ये साबित हो गया कि जो एटम्स होते हैं, जो परमाणु होते हैं, ये डिविजिबल होते हैं, यानी कि विभाज्य होते हैं। इसके अंदर भी आवेशित कण होते हैं। तो बाद में पता चला कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये आवेशित कण है, ये कहाँ होते हैं, एटम्स के भीतर होते हैं। फिर बाद में न्यूट्रॉन का भी पता चला, ये भी एटम के भीतर होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे जे थॉमसन। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी।
गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज की थी, न्यूक्लियस की खोज की थी, परमाणु में जो नाभिक है उसकी खोज की थी। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। कैनाल रे, कैनाल रे धन आवेशित विकिरण की खोज किसने की थी? देखो कैनाल रे जो है ये धन आवेशित विकिरण है, धन आवेशित विकिरण है कैनाल रे, ये याद रखिएगा। इसकी खोज जो है गोल्डस्टीन ने की थी। ये जो कैनाल रे है इसी को स्टडी करने के बाद रदरफोर्ड ने जो है प्रोटॉन के बारे में पता लगाया था। तो अगर आप नेट पर सर्च मारेंगे कि भाई प्रोटॉन की खोज किसने की, तो वहां पर जो है रदरफोर्ड नाम आएगा। गोल्डस्टीन ने कैनाल रे की खोज की थी। गोल्डस्टीन ने ये नहीं कहा था कि कोई धन आवेशित जो है कण है ना, धन आवेशित कण है परमाणु के भीतर, ऐसा गोल्डस्टीन ने पता नहीं लगाया था। ये पता जो है रदरफोर्ड लगाते हैं। लेकिन आपके एनसीईआरटी में जो है साफ तौर पर मेंशन है कि प्रोटॉन की खोज जो है गोल्डस्टीन ने की थी, जबकि प्रोटॉन की खोज जो है कैनाल रे जो गोल्डस्टीन की द्वारा खोजा गया था, इसके स्टडी के बाद रदरफोर्ड ने की थी। लेकिन एनसीईआरटी में प्रोटॉन की खोज के लिए गोल्डस्टीन का नाम दिया हुआ है और आपके एग्जाम में भी, रेलवे के एग्जाम में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि प्रोटॉन की खोज किसने की, उसके लिए आंसर गोल्डस्टीन को ही टिक किया जाता है। तो आप गोल्डस्टीन ही याद रखेंगे। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में लगभग कितनी गुना अधिक है? देखो प्रोटॉन जो है काफी भारी है इलेक्ट्रॉन के तुलना में, तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन की तुलना में जो है 2000 गुना है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? देखो प्रोटॉन को हम लोग P+ से डिनोट करते हैं। एक प्रोटॉन पर आवेश होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का सिंबल ये होता है E- से डिनोट करते हैं। इसके ऊपर चार्ज सेम होता है लेकिन नेगेटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर जो आवेश है उसका परिमाण जो है समान है। लेकिन यहां पर देखो एक धन आवेशित है तो एक ऋण आवेशित है। ये जो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है ना, इसी को 1 यूनिट माना जाता है, 1 यूनिट माना जाता है। तो इसको आप ये बोल सकते हो कि इसके ऊपर +1 चार्ज है और इसके ऊपर -1 चार्ज है। प्रोटॉन के बारे में पूछ रखा है तो +1 हम लोग बताएंगे। ठीक, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास ये हम लोग 1U बताते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और इलेक्ट्रॉन का मास जो है हम लोग 0 बताते हैं, राइट। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और आवेश क्रमशः क्या होता है? तो आवेश हम लोगों ने जस्ट देखा -1 है ना, इलेक्ट्रॉन के लिए -1, और द्रव्यमान जो है हम लोग 0 बताते हैं, नगण्य बताते हैं। तो पहले द्रव्यमान है उसके बाद आवेश है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो इसमें कोई आवेश होगा या नहीं होगा? देखो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना -1 यूनिट, एक प्रोटॉन पर चार्ज कितना +1 यूनिट। तो मैग्नीट्यूड में परिमाण में बराबर है, लेकिन यहां पर साइन जो है अपोजिट है। तो जो एटम होगा, जो परमाणु होगा वो न्यूट्रल होगा। परमाणु उदासीन ही होते हैं क्योंकि उसमें जितने संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही संख्या में प्रोटॉन होते हैं, यानी जितने संख्या में नेगेटिव चार्ज उतने ही संख्या में पॉजिटिव चार्ज। तो इसीलिए एटम्स जो होते हैं न्यूट्रल होते हैं, तो इसमें कोई आवेश नहीं होगा। परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? देखो जब ये पता चल गया कि एटम्स जो होते हैं वो विभाज्य है, वो अविभाज्य नहीं है, ये पता चल गया कि एटम्स के भीतर जो है इलेक्ट्रॉन है, एटम्स के भीतर प्रोटॉन है, तो अब वैज्ञानिकों के दिमाग में आया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या जो भी पार्टिकल्स हैं एटम्स के भीतर वो कैसे अरेंज्ड है एटम के भीतर। तो इस चीज का पता लगाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिक आते हैं और उन्होंने अपना अलग अलग मॉडल दिया। सबसे पहले जो मॉडल देने का काम करते हैं वो जे थॉमसन थे, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। बी हमारा राइट आंसर हो गया। जे थॉमसन थे, उन्होंने पहली बार एटम की जो स्ट्रक्चर है उससे संबंधित मॉडल दिया था। जे थॉमसन ने सबसे पहली बार एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए मॉडल दिया था। जे थॉमसन को ही यहां पर टॉमसन लिखा गया है, बात एक ही है। टॉमसन ने परमाणु की संरचना को किससे तुलना की थी? देखो
जे थॉमसन ने परमाणु की संरचना के लिए मॉडल दिया था। इन्होंने जो इसकी तुलना है क्रिसमस केक से की थी, क्रिसमस केक से की थी। देखो इन्होंने ये कहा था कि जो एटम्स के भीतर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो कुछ ऐसे ही धंसे होते हैं जैसे क्रिसमस केक में ये जो सूखे मेवे होते हैं, जैसे क्रिसमस केक में सूखे मेवे होते हैं ना, वैसे ही एटम्स के भीतर इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे धंसे होते हैं, राइट। और इन्होंने एटम को जो है पूरा धन आवेशित गोला माना था जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे धंसे होते हैं। इन्होंने तरबूज से भी जो है कंपेयर किया था। तरबूज के उदाहरण में थॉमसन के मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन की तुलना किससे की गई थी? तो हमारा आंसर है इलेक्ट्रॉन की तुलना किससे की गई थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा बीज। देखो जे थॉमसन के अनुसार जैसे आप तरबूज देखते हैं, तरबूज का जो लाल खाने वाला भाग है पूरे तरबूज में फैला हुआ है और उसमें क्या है कि बीज है। तो इन्होंने कहा था कि जो एटम्स है ना, वो धन आवेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसे हुए हैं। धन आवेशित गोला है, जैसे तरबूज का जो लाल खाने वाला भाग होता है पूरे तरबूज में फैला होता है और उसमें जो है इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं, ठीक वैसे जो बीज है यहाँ पर आप इसको इलेक्ट्रॉन मानेंगे और जो लाल खाने वाला भाग है इसको आप पूरा धन आवेशित गोला मानेंगे। तो इसीलिए इनके मॉडल को वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, क्रिसमस केक मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। क्रिसमस केक मॉडल भी कहते हैं, वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। ये आप ध्यान में रखना कि जो धन आवेश है इसको इन्होंने तुलना किया था लाल खाने वाले भाग से, तरबूज के लाल खाने वाले भाग से, और बीज को इन्होंने कहा था कि ये इलेक्ट्रॉन है ना। इलेक्ट्रॉन को तुलना किया बीज से और लाल खाने वाले भाग, इसकी तुलना जो है उन्होंने धन आवेश से किया था। थॉमसन के अनुसार परमाणु किसका बना होता है? तो धन आवेशित गोले का बना होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं। जैसे तरबूज का लाल खाने वाला भाग होता है और उसमें बीज धंसे होते हैं, ठीक वैसे ही परमाणु धन आवेशित गोला है और इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं। तो परमाणु जो है धनात्मक गोला है, धन आवेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है धंसे होते हैं। थॉमसन के मॉडल के अनुसार परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन क्यों होते हैं? देखो इन्होंने कहा था कि जो ऋणात्मक और धनात्मक आवेश है मैग्नीट्यूड में ये बराबर है, परिमाण में ये समान है। हम जानते हैं कि इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है। अगर मैग्नीट्यूड में बराबर है, भाई जितने माइनस चार्ज वाले पार्टिकल हैं उतने ही प्लस चार्ज वाले पार्टिकल है संख्या में, तो मैग्नीट्यूड में बराबर हो जाएंगे। दोनों पर अपोजिट नेचर है, दोनों पर जो नेचर है चार्ज का वो अपोजिट है, इसलिए उदासीन है। तो जे थॉमसन ने मॉडल जो दिया था ना, वो उसमें एक कॉन्सेप्ट इन्होंने ये दिया था कि जो परमाणु होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं क्योंकि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश जो है परिमाण में समान होते हैं। ये बात इनकी सही साबित हो जाती है कि हाँ एटम्स जो है न्यूट्रल होते हैं क्योंकि उसमें नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जो है ये संख्या में बराबर होते हैं। लेकिन ये जो इन्होंने कहा था ना कि धन आवेशित गोले होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं, गलत साबित हो जाता है। और भी वैज्ञानिक बाद में आए, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया तो उनका एक्सपेरिमेंट जो है इन सारी चीज़ों को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, यानी वो कुछ और देख रहे थे और जे थॉमसन ने कुछ और कहा था। इन्होंने जो कहा था कि धनात्मक गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं मिल रहा था बाकी सारे वैज्ञानिकों को उनके एक्सपेरिमेंट में। थॉमसन के मॉडल से परमाणु के किस गुण की व्याख्या हो सकी? यही कि परमाणु उदासीन है। इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए जे थॉमसन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला? 1906 में फिजिक्स में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए, इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के लिए। रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था जानने के लिए कौन सा प्रयोग किया? रदरफोर्ड ने भी एटम के स्ट्रक्चर को लेकर के, यानी कि रदरफोर्ड जो थे इन्होंने भी ट्राई किया कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, यानी एटम्स के भीतर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे अरेंज्ड है। इन सारी चीज़ों का पता लगाने के लिए इन्होंने भी अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इनके इस एक्सपेरिमेंट का ये नाम है। तो इन्होंने जो अल्फा कण होता है, जो अल्फा पार्टिकल होता है, उससे बम्बार्डिंग करवाया था सोने की पन्नी पर। दोनों एग्जाम में पूछा जाता है कि रदरफोर्ड ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर देने के लिए, उसमें उन्होंने किसकी पन्नी इस्तेमाल की थी? तो आप बोलेंगे सोने की पन्नी। हम जानते हैं सोना जो है बहुत ही ज़्यादा आघातवर्ध है। सोना
से आप जितनी पतली पन्नी बना सकते हो, बाकी किसी भी धातु से आप उतनी पतली पन्नी तो नहीं बना सकते हो, क्योंकि सोना सबसे ज्यादा आघातवर्ध है। और इन्होंने अल्फा कण से बम्बार्डिंग करवाया था, अल्फा कण से बम्बार्डिंग करवाया था। रदरफोर्ड के प्रयोग में सोने की पन्नी क्यों चुनी गई थी? क्योंकि सोने की पन्नी बहुत पतली बनाई जा सकती है, इसलिए क्योंकि सोना जो है सबसे आघातवर्ध धातु है। अल्फा कण वास्तव में क्या होते हैं? अल्फा कण जो हम बोल रहे हैं यहां पर, अल्फा पार्टिकल जो बोल रहे हैं, ये क्या है? देखो, अल्फा पार्टिकल हम लोग बोलते हैं हीलियम 2+ को। अगर आप एक उदासीन हीलियम का परमाणु देखें तो इसमें टोटल प्रोटॉन संख्या में 2 है, टोटल न्यूट्रॉन संख्या में 2 है, टोटल इलेक्ट्रॉन संख्या में 2 है। अगर हम हीलियम 2+ को देखें तो इसमें आपको 2 प्रोटॉन दिखेगा और 2 न्यूट्रॉन दिखेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि 2+ चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जा चुके हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन तो है ही। हीलियम का जो उदासीन परमाणु है उसके बाह्यतम कोश में 2 ही इलेक्ट्रॉन है और दोनों इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। ये अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल है। इसका द्रव्यमान हम कितना बताएंगे? 4u बताएंगे। 2 प्रोटॉन का 2u और 2 न्यूट्रॉन का 2u, टोटल 4u। तो अल्फा पार्टिकल और कुछ नहीं, हीलियम 2+ को बोलते हैं, जिसमें 2 प्रोटॉन्स होते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, ये याद रखिएगा। तो हम बोलेंगे द्यू ऋण आवेशित हीलियम कण, ये गलत है, यहां पर काट दो, धन आवेशित कर दो, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हीलियम 2+ को बोलते हैं, ये याद रखिएगा, अल्फा पार्टिकल। रदरफोर्ड के प्रयोग में अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर प्रक्षेपित किया गया, यानी सोने की पन्नी पर बहुत सारे अल्फा कण जो है फेंके गए, टकराए गए, बम्बार्डिंग करवाया गया उसके ऊपर। सोने की पन्नी बहुत पतली होती है, जिसकी मोटाई लगभग 1000 परमाणुओं के बराबर होती है। इनके एक्सपेरिमेंट में ऐसा था। तो दोनों सही है और जो रीजन है वो असर्शन की सही व्याख्या है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रदरफोर्ड के प्रयोग में अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया गया था और सोने की पन्नी को इसलिए चुना गया था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा आघातवर्ध है, बहुत पतली जो है पन्नी बनाई जा सकती है। और इतनी पतली, भाई कितनी पतली, तो लगभग 1000 परमाणुओं के बराबर मोटाई वाली पन्नी जो है बनाई गई थी इस एक्सपेरिमेंट में। जो सोने की पन्नी की मोटाई थी वो लगभग 1000 परमाणुओं के बराबर थी। निम्न में से कौन सा कथन रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल से संबंधित है? रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो है न्यूक्लियर मॉडल, नाभिकीय मॉडल, क्योंकि इन्होंने नाभिक की बात की थी। इन्होंने ही पता लगाया था कि परमाणु के भीतर जो है नाभिक है। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन में केंद्रित होता है, गलत है। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान जो है परमाणु के केंद्र में होता है। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत बड़ा होता है, गलत हो जाएगा। परमाणु के भीतर नाभिक है तो नाभिक का आकार जो है परमाणु के आकार का छोटा हो, परमाणु के आकार से छोटा होगा। नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में बहुत छोटा होता है, सही है। नाभिक ऋण आवेशित होता है, गलत है। इन्होंने पता लगाया कि जो नाभिक है, इन्होंने जो भी अपना एक्सपेरिमेंट किया उससे इनको ये समझ में आया कि जो नाभिक है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, यानी धन आवेशित है। यहां पर लिखा है ऋण आवेशित है, डी गलत हो जाएगा, सी हमारा सही है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान कहां पाया जाता है? संपूर्ण द्रव्यमान जो है केंद्र में पाया जाता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी, ये याद रखिएगा। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का केंद्र किस प्रकार का होता है? रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु के केंद्र में परमाणु का सारा द्रव्यमान जो है केंद्रित होता है। लगभग सारा द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में निहित होता है, जिसे हम लोग नाभिक बोलते हैं। और ये नाभिक जो है धन आवेशित होता है, धन आवेशित होता है। परमाणु के नाभिक में जो है प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो नाभिक है वो प्रोटॉन के कारण धन आवेशित है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं? रदरफोर्ड ने कहा था कि जो परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान है परमाणु के केंद्र में निहित है, जिसे नाभिक कहा जाता है, और वो धन आवेशित है। साथ में इन्होंने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नाभिक के चारों ओर सर्कुलर पाथ पे चक्कर लगाते हैं, सर्कुलर पाथ पे चक्कर लगाते हैं वृत्ताकार मार्ग में। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो,
रदरफोर्ड ने दिया था अपना नाभिकीय मॉडल, जिसके निम्नलिखित लक्षण थे। परमाणु का केंद्र जो है धन आवेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग यानी कि वृत्ताकार मार्ग यानी कि सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से ये सारी चीजें जो है बताई थी। असर्शन है, रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। सही है। वृत्ताकार पथ में गतिशील आवेशित कण ऊर्जा विकिरित नहीं करते हैं। वृत्ताकार पथ में गतिशील आवेशित कण ऊर्जा विकिरित नहीं करते हैं, यह फॉल्स हो जाएगा। वृत्ताकार पथ में गतिशील आवेशित कण ऊर्जा विकिरित नहीं करते हैं। देखो, कोई आवेशित कण अगर सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है तो उसमें त्वरण होता है, और त्वरित आवेशित कण जो है ऊर्जा रेडिएट करते हैं। तो ये फॉल्स है, लेकिन ये ट्रू है। रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं। तो ए सही है, लेकिन आर गलत है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की मुख्य कमी क्या थी? देखो, इन्होंने क्या कहा कि नाभिक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते हैं। इन्होंने ये कहा था नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो बाकी सारे वैज्ञानिकों ने क्वेश्चन मार्क लगाया कि आप हमें ये समझाइए, रदरफोर्ड से कहा कि आप हमें ये समझाइए कि इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर मोशन में इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर मोशन जो है कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ पे गति कर रहा है, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? त्वरण है। अगर इलेक्ट्रॉन के पास त्वरण है, कोई भी आवेशित कण अगर वो त्वरित है तो यहां से वो एनर्जी को रेडिएट करती है, एनर्जी को रेडिएट करेगी, यानी कि जो ऊर्जा है वो जो है विकिरित करेगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन जो है लगातार अपनी एनर्जी को खो रहा है तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी, और इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते, यानी इसका जो सर्कुलर पाथ है ये छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, और अंत में ये नाभिक में गिर जाएगा। ऐसा होना चाहिए। रदरफोर्ड से पूछा गया कि ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो एटम्स जो होते हैं वो अनस्टेबल हो जाएंगे, परमाणु जो है अस्थिर हो जाएंगे, और फिर परमाणु अगर अस्थिर हो जाएंगे तो परमाणु मिलकर के कभी पदार्थ नहीं बना पाएंगे, जबकि हम जानते हैं कि पदार्थ जो है होते हैं जो परमाणु से बनते हैं। रदरफोर्ड जो है इन सारी चीजों को समझा नहीं पाए। रदरफोर्ड ये नहीं समझा पाए कि नहीं ऐसा नहीं होगा। उनसे पूछा गया कि अब बताइए कि ऐसा होगा, आपका क्या कहना है? वो नहीं समझा पाए, तो ये कमी थी। इलेक्ट्रॉन की स्थिरता को नहीं समझा सका। रदरफोर्ड ने जो अपना मॉडल दिया उसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन की स्थिरता को लेकर के जो उन पर क्वेश्चन मार्क लगाया गया वो नहीं समझा पाए थे। राइट। रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार वृत्ताकार पथ में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा विकिरित करते हैं और अंततः नाभिक में गिरने चाहिए। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इनसे पूछा गया कि ऐसा अगर होगा, बाकी सारे साइंटिस्ट ने इनसे पूछा कि ऐसा अगर होगा, इस हिसाब से एटम्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए, अनस्टेबल होंगे, फिर पदार्थ नहीं बनेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि पदार्थ होते हैं, यानी कि एटम्स अनस्टेबल होते हैं। तो फिर ये चीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस चीज को जो है रदरफोर्ड नहीं समझा पाए। ये नहीं समझा पाए कि भाई ऐसा नहीं होता है। ये समझाते हैं आगे चल करके नील्स बोर। रदरफोर्ड को किस कारण प्रसिद्धि और नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो नाभिक की खोज इन्होंने की थी और रेडियोधर्मिता में इनका खूब जो है योगदान रहा है। तो इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला है ये रेडियोधर्मिता के लिए मिला है। रदरफोर्ड को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1908 में मिला था। जे थॉमसन को नोबेल पुरस्कार मिला था 1906 में, इनको मिला था नोबेल पुरस्कार 1908 में। बोर के परमाणविक मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन कहां पर चक्कर लगाते हैं? तो रदरफोर्ड से पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन जो है आपने कहा चक्कर लगाता है सर्कुलर पाथ पे, इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा को विकिरित करेगा, धीरे धीरे इसकी ऊर्जा कम होगी, ये वृत्ताकार पाथ जो है छोटा होता जाएगा और अंततः नाभिक में इलेक्ट्रॉन जो है गिर जाएगा। इस हिसाब से परमाणु जो है अस्थायी होंगे, परमाणु एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, परमाणु एग्जिस्ट नहीं करेगा तो पदार्थ नहीं बनेंगे। इन्होंने नहीं, ये रदरफोर्ड जो है नहीं समझा पाए। तो नील्स बोर आकर के बाद में समझाते हैं।
नील्स बोर ने कहा कि देखिए इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं ना, वो एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। मतलब किसी भी कक्षा में चक्कर नहीं लगाएंगे। होगा ये कि या तो ये इस वाले कक्षा में चक्कर लगाएंगे, या फिर इस वाले कक्षा में चक्कर लगाएंगे, या फिर इस वाले कक्षा में चक्कर लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी वो घूम लेंगे। एक निश्चित कक्षा है। जैसे मान लीजिए कि कई सारे रोड हैं जाने के, या तो इस वाले रोड से जाएंगे, या तो मतलब कई सारे रोड है जाने के, या तो आप इस वाले रोड से जाएंगे, या तो आप इस वाले रोड से जाएंगे, या तो आप इस वाले रोड से जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा रेंज है और आप कहीं पर भी चल लो, ऐसा नहीं होगा। तो डिस्क्रीट ऑर्बिट में ही चक्कर लगाते हैं, इनका कहना था। केवल निश्चित विविक्त कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। ठीक है, या तो इस वाले में लगाएंगे, या तो इस वाले में चक्कर लगाएंगे, या तो इस वाले में चक्कर लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहां से लेकर के यहां तक कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा लेंगे, ऐसा नहीं होगा। और जिस भी कक्षा में वो चक्कर लगाते हैं ना, वहां से एनर्जी रेडिएट नहीं होती है। क्योंकि एनर्जी रेडिएट नहीं होती है तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन जो है घूमता रहेगा। ठीक है, यहां पर देख लो, ये नाभिक है जो कि धन आवेशित है। तो नील्स बोर ने कहा कि देखो एक निश्चित कक्षा है, उसी में चक्कर इलेक्ट्रॉन लगाते हैं, और जिस कक्षा में चक्कर लगाते हैं वहां से एनर्जी रेडिएट नहीं होती है। एनर्जी जो है रेडिएट नहीं होती है, और इससे एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की कम नहीं होती है। बाहर से आप एनर्जी देंगे, ज्यादा एनर्जी पा करके वो दूसरे कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन जंप लगा लेगा। तो या तो इलेक्ट्रॉन इस वाले कक्षा में घूमेगा, ये नाभिक के जस्ट बाद वाला कक्षा, इसे के कक्ष बोलते हैं। के कक्ष बोल दो, के कोश बोल दो, के शेल बोल दो। या तो इलेक्ट्रॉन इस वाले के कक्ष में चक्कर लगाएगा, या तो इलेक्ट्रॉन एल कक्ष में चक्कर लगाएगा, या तो इलेक्ट्रॉन एम कक्ष में चक्कर लगाएगा, या तो एन कक्ष में चक्कर लगाएगा। ठीक, मान लो इलेक्ट्रॉन जो है के कक्ष में है, तो ऐसा नहीं होगा कि यहां पर भी चक्कर लगा ले इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी चक्कर लगा ले इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं होगा। ये इसी में चक्कर लगाता रहेगा और कोई ऊर्जा जो है यहां पर विकृत नहीं होगी। हाँ, अगर आप किसी प्रकार से इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देते हैं तो ये सीधा इस वाले में जंप लगा लेगा। जैसे ही इस कक्षा में घूमने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगा, ये इस वाले कक्षा में जंप लगा लेगा। ऐसा नहीं होगा कि चलो इस वाले कक्षा में घूम रहे हैं तो अब थोड़ा यहां पर भी घूम लेते हैं, थोड़ा यहां पर भी घूम लेते हैं, ऐसा नहीं होगा। इस कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को अगर ऊर्जा मिले, पर्याप्त ऊर्जा मिले, तो जंप लगाकर सीधा इस वाले कक्षा में चला जाएगा। अगर मान लीजिए इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अगर इसकी ऊर्जा कम हो जाएगी तो जंप लगा लेगा डायरेक्ट इस वाले कक्षा में। तो एक निश्चित कक्षा में ही इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो घूमते हैं। एक निश्चित कक्षा में ही इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। जो पहला कक्ष है, पहला कोश है, उसे के कोश बोलते हैं। जो दूसरा कोश है उसे एल कोश बोलते हैं। जो तीसरा कोश है उसे एम कोश बोलते हैं। जो चौथा कोश है उसे एन कोश बोलते हैं। ये याद रखिएगा। पहला कोश यानी कि n बराबर 1, इसे हम लोग के कोश बोलते हैं। दूसरा कोश यानी n बराबर 2, इसे हम लोग एल कोश बोलते हैं। तीसरा कोश यानी n बराबर 3, इसे हम लोग एम कोश बोलते हैं। चौथा कोश यानी कि n बराबर 4, इसे हम लोग एन कोश बोलते हैं। और इतना काफी है। इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित विविक्त कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, बिल्कुल सही है। किसी भी कक्षा में चक्कर नहीं लगाएंगे, एक निश्चित विविक्त कक्षाओं में ही चक्कर लगाएंगे। और ये जो कक्षाएं होती है ना, इसे हम लोग ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं, ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं, एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं एनर्जी लेवल? ये अलग एनर्जी लेवल है, ये अलग एनर्जी लेवल है, ये अलग एनर्जी लेवल है, ये अलग एनर्जी लेवल है। सारे ही एनर्जी लेवल, जैसे ये एनर्जी लेवल है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो घूमेंगे उसकी एनर्जी फिक्स होगी। ये जो एनर्जी लेवल है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन घूमेंगे उसकी एनर्जी फिक्स होगी और एनर्जी रेडिएट नहीं होगी यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो। इस एनर्जी लेवल में घूमने के लिए इलेक्ट्रॉन को अलग एनर्जी चाहिए और इसमें घूमने के लिए अलग एनर्जी चाहिए। तो ऐसे ये अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो आप कक्ष बोल दो, कोश बोल दो, एनर्जी लेवल बोल दो, बात एक ही है। जब इलेक्ट्रॉन इन विविक्त कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो वे अपनी ऊर्जा का विकिरण नहीं करते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट रदरफोर्ड जो है नहीं समझा पाए थे, जो उनके परमाणु के मॉडल की कमी थी। तो ये दोनों सही है और जो रीजन है वो असर्शन की सही व्याख्या है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित विविक्त कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं और जब ये इलेक्ट्रॉन विविक्त कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं अपनी ऊर्जा को रेडिएट नहीं करते हैं। परमाणु के चौथे ऊर्जा स्तर को किस अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है? जस्ट मैंने आपको बताया n बराबर 4 यानी कि चौथा कोश, चौथा कक्ष यानी कि एल कक्ष,
एल कोश, एल शेल, है ना। चौथे ऊर्जा स्तर यानी कि कोश, कक्ष, शेल। n बराबर 1 के लिए k, n बराबर 2 के लिए l, n बराबर 3 के लिए m, n बराबर 4 के लिए n। तो n बराबर 4 के लिए n होगा ना, l नहीं। बी हमारा राइट आंसर। न्यूट्रॉन की खोज किसने और कब की थी? न्यूट्रॉन की खोज देखो जेम्स चैडविक ने की थी 1932 में। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। न्यूट्रॉन का आवेश कैसा होता है? न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। मैंने आपको बताया कि जो प्रोटॉन का मास होता है वही न्यूट्रॉन का मास होता है और ये 1u के बराबर होता है। और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, आवेश न्यूट्रॉन के ऊपर नहीं होता है। जबकि हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर +1 चार्ज होता है। 1 यूनिट का मतलब समझ रहे हो ना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो उदासीन बोलेंगे, है ना, उदासीन, अनावेशित बोल सकते हैं, कोई चार्ज नहीं। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम लोग नगण्य मानकर चलते हैं, नेग्लिजिबल मानकर चलते हैं। किस तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है? प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हाइड्रोजन तत्व है इसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन एकलौता तत्व है जिसके परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इसके नाभिक में आपको एक प्रोटॉन मिलेगा और ये के कक्ष होता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, बस हो गया। यानी हाइड्रोजन में देखो तो एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है। नील्स बोर को परमाणु की संरचना पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला? इनको मिला था 1922 में। किस लिए मिला था? परमाणु की संरचना पर कार्य करने के लिए। नील्स बोर द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में से कौन सी नहीं है? द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रम एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन है, एटॉमिक थ्योरी है, द डिफ्रैक्शन ऑफ नेचर, डिफ्रैक्शन नहीं है, डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर है, डिफ्रैक्शन नहीं है। द डिक्शनरी ऑफ फिजिक्स ये नहीं है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों किताब जो है नील्स बोर के द्वारा लिखी गई है। किताब में दे रखा है तो मैंने यहां पर सवाल ले लिया है। द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन है, एटॉमिक थ्योरी है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर है। 1922 में इनको मिला था नोबेल पुरस्कार, है ना, नोबेल पुरस्कार मिला था फिजिक्स में। ये फिजिसिस्ट थे। परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण के लिए प्रस्तुत नियमों को क्या कहा जाता है? देखो, परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, बंटवारा है, ये तो समझ में आ गया कि परमाणु में नाभिक है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन का बंटवारा परमाणु में किस प्रकार से किया जाता है, इसके लिए नियम दिया था बोर एंड बरी ने, ठीक है। जो नील्स बोर है वो और एक और वैज्ञानिक आते हैं बरी, बोर एंड बरी, इन्होंने नियम दिए थे जिसे बोर बरी स्कीम कहा जाता है। इसमें 3 नियम है ना, इसमें 3 नियम है। तीनों नियम के बारे में जो है आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है? जो 3 नियम है इसमें से पहला नियम यही है कि किसी भी कोश में, किसी भी ऊर्जा स्तर में, किसी भी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसके लिए सूत्र है 2n²। और n बराबर आपने देखा था, n बराबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, n बराबर 3 हो सकता है, n बराबर 4 हो सकता है, और भी हो सकते हैं, लेकिन 4 काफी है। यानी कि k कोश, l कोश, m कोश, n, k कोश, l कोश, m कोश और n कोश। 2n²। एग्जाम में बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है। किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है? 2n² आप बताएंगे। यानी जो बोर एंड बरी स्कीम है, बोर बरी स्कीम है, उसमें से पहला नियम यही है कि अधिकतम एक कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2n² आ सकते हैं, ठीक है। n बराबर 1 हो जाएगा k कोश के लिए, n बराबर 2 हो जाएगा l कोश के लिए, n बराबर 3 हो जाएगा m कोश के लिए, n बराबर 4 हो जाएगा n कोश के लिए। जैसे कि m कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो
K है, L है, M है, N है। K के लिए N बराबर 1, L के लिए N बराबर 2, M के लिए N बराबर 3 और N के लिए N बराबर 4। अब आपसे पूछा है कि M कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो आपके पास फॉर्मूला है 2n²। 2 गुने में n बराबर 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे, ये 18 आ जाएगा। तो 18 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप K कोश में निकाल सकते हो। K कोश में सेम सूत्र लगाएंगे, 2 गुने में 1 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। L कोश के लिए निकालो, 2 गुने में 4 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 2 का स्क्वायर होगा ना 8। ऐसे आप निकाल सकते हो। सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? दूसरा नियम, जो बोर एंड बरी स्कीम है उसमें 3 नियम है। पहला कि एक कोश में अधिकतम इतने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दूसरा नियम यह है कि अगर मान लीजिए कोई कोश बाह्यतम कोश है तो उसमें अधिकतम संख्या में 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर कोई कोश, जैसे यहां पर देखो, जो तीसरा कोश है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि तीसरा कोश अगर किसी परमाणु के भीतर जो है बाह्यतम कोश है, तीसरा कोश में अधिकतम आ तो सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, लेकिन मान लीजिए कि ये बाह्यतम कोश है, सबसे बाहर वाला कोश है, वैसे केस में 18 इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, 8 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। ठीक है, जैसे n बराबर 4 यहां पर है तो 2 गुने में n² सूत्र लगाएंगे, 2 गुने में 4 का स्क्वायर, ये 32 हो जाएगा। अब ये चौथा कोश जो है इसमें अधिकतम आ तो सकते हैं 32 इलेक्ट्रॉन, लेकिन मान लीजिए कि चौथा कोश बाह्यतम कोश है, 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आ पाएगा। तो यही दूसरा नियम है। सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 8, अधिकतम 8। किसी परमाणु के लिए दिए गए कोश में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि उससे पहले वाला भीतरी कोश पूर्ण रूप से भर न जाए। यह किस नियम से स्पष्ट होता है? बोर बरी नियम, बोर बरी स्कीम, बोर बरी नियम ही बोलते हैं। यह तीसरा नियम है। पहला नियम, अधिकतम 2n² इलेक्ट्रॉन जो है एक कोश के अंदर आ सकते हैं, इस फॉर्मूले से हम लोग दे देंगे। ठीक है। दूसरा नियम कि अगर बाह्यतम कोश है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आएंगे। तीसरा नियम आपसे यह कहा जा रहा है कि जो आप इलेक्ट्रॉन को भरेंगे ना कोशों में, वो कैसे भरेंगे कि जब तक पहला कोश पूर्ण नहीं हो जाता आप दूसरे कोश में नहीं जाएंगे, जब तक कि दूसरा कोश भर नहीं जाता तब तक आप तीसरे कोश में नहीं जाएंगे। समझे आप? जैसे यहां पर देख लो आप, हम यहां पर सल्फर ले लेते हैं। सल्फर में देखो 3 कोश है, K है, L है, M है। हम जानते हैं इस वाले नियम से कि जो पहला कोश है उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे ना कि पहला जो कोश है इसको पूरा भर देंगे, पूरा भर देंगे, उसके बाद ही हम लोग दूसरे कोश में जाएंगे। जो दूसरा कोश है इसी वाले सूत्र से, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो पहले कोश को भरने के बाद जो दूसरा कोश है इसमें हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन को डालेंगे, दूसरा कोश भी भर गया। जो तीसरा कोश है इसमें हम लोगों ने देखा कि 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो जो सल्फर है इसमें मैक्सिमम सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है 16 होता है, 16 प्रोटॉन होते हैं और सल्फर में 16 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम लोगों ने 10 इलेक्ट्रॉन तो भर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन K में और 8 इलेक्ट्रॉन L में। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 6 इलेक्ट्रॉन। अब 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो हम लोग M में भर देंगे। अब यहां पर देखो जो M कोश है बाह्यतम कोश है, यानी M कोश में वैसे इस वाले फॉर्मूले से 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। M कोश में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि सल्फर में जो M कोश है बाह्यतम कोश है तो मैक्स टू मैक्स 8 इलेक्ट्रॉन ही इसमें आएंगे, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन सल्फर के पास है ही 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भर देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे आप सारे में देख सकते हो। ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास टोटल जो है 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें 2 ही कोश हैं, K कोश, L कोश। K कोश में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 10 में से 2 हम K में भर देंगे। K को जब पूरा भर देंगे तब हम लोग अगले वाले कोश में जाएंगे, L कोश में जाएंगे। 10 में से 2 तो हम लोगों ने इसमें भर दिया। L में जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, L में जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। वैसे L में मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसमें पूरा का पूरा आ जाएगा। तो ये तीसरा नियम है। ये जो सवाल है ये तीसरे नियम पे आधारित है। कार्बन और सोडियम के परमाणुओं का इलेक्ट्रॉन वितरण क्या होगा?
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप तभी लिख पाएंगे जब आपको एटॉमिक नंबर पता होगा। हम पहले कार्बन को उठाते हैं। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। एक कार्बन के एटम में जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन की अगर परमाणु संख्या 6 है, मतलब कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पर देखो, जो पहला कोश होगा उसमें तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आएगा ना। जो दूसरा कोश होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। उसमें तो 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन कार्बन के पास तो 6 ही इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 2 तो पहले कोश में आ चुका है, तो बच गया 4 इलेक्ट्रॉन। दूसरे कोश में मात्र 4 इलेक्ट्रॉन जाएगा, हो गया। यह है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हम बात करते हैं यहाँ पर सोडियम की। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, यानी इलेक्ट्रॉन इसमें 11 है। पहला कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, हम पूरा का पूरा भर देंगे। अब इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। जो दूसरा कोश आएगा उसमें मैक्स टू मैक्स 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एल कोश में, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं। जो तीसरा कोश है एम कोश, उसमें आ तो सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहां पर इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है ना, तो तीसरे कोश में मात्र 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है सोडियम का। तो यही चीज आपको करना है कि भाई एक कोश को पूरा भरेंगे, तब दूसरे वाले कोश में जाएंगे, दूसरे को भरेंगे, तीसरे वाले में जाएंगे। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है, और 20 तक ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, उससे बाहर नहीं जाता है। तो कार्बन का 2 4 हो जाएगा, सोडियम का 2 8 1 हो जाएगा। तो सोडियम के केस में के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, एल कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, एम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। यदि किसी परमाणु का के और एल कोश भरा है तो उसमें कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? अब देखो, के कोश में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और एल कोश में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, है ना, 2n स्क्वायर से। के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, एल कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, मैक्स टू मैक्स। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जे थॉमसन ने यह प्रस्तावित किया था कि परमाणु के केंद्रक में केवल न्यूक्लियॉन्स होते हैं। नहीं, जे थॉमसन का ये मॉडल था ही नहीं। जे थॉमसन ने केंद्रक की बात ही नहीं की थी। जे थॉमसन ने कहा था कि परमाणु धन आवेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है धसे हुए हैं। तो सही कथन चुनना है, तो यह सही कथन नहीं है, यह गलत कथन है। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं, यह गलत है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से लगभग 1/2000 गुना होता है, बिल्कुल सही है। भाई प्रोटॉन भारी होता है, 2000 गुना भारी होता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की तुलना में। आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग टिंक्चर आयोडीन बनाने में होता है, जिसका प्रयोग दवा के रूप में किया जाता है। समस्थानिक के बारे में हम लोग अगले वाले चैप्टर में, माफ करिए, अगले वाले पार्ट 2 में हम लोग समझेंगे। ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। 3 और 4 केवल सही है। बी हमारा सही ऑप्शन है। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, रदरफोर्ड ने जो अपना मॉडल दिया था उसके लिए इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका नाम यही है, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? तो किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? परमाणु केंद्रक। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मुझे लगा केंद्रक है ही नहीं, वही मैं देख रहा था। ए ऑप्शन में परमाणु केंद्रक। क्लोरीन आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? देखो, बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम कोश यानी कि सबसे बाहर वाला कोश, सबसे बाहर वाला कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को हम लोग संयोजकता इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्लोरीन की जो परमाणु संख्या है वो है 17 परमाणु संख्या है, यानी कि 17 इलेक्ट्रॉन है इसमें। 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन। परमाणु उदासीन होते हैं, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। भाई जो परमाणु संख्या होती है वही प्रोटॉन की संख्या होती है, और उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उदासीन परमाणु में। हमने यहां पर उदासीन परमाणु लिया है, यहां पर आवेशित है, नेगेटिवली चार्ज क्लोरीन है। हम लोग पहले उदासीन का लिखते हैं। तो जो पहला कोश होगा क्लोरीन एटम का, उसमें तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 17 में से 2 हम लोगों ने पहले वाले में डाल दिया, 15 अभी बचा हुआ है। के कोश में 2 जाएगा। अगला कोश एल कोश है, दूसरा कोश, इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन भर दिया। 2 और 8 10। जो एम कोश है इसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन ही 7 बचे हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे।
अभी देखो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं, अभी संयोजकता इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो ये 7 है। लेकिन हमसे क्लोरीन माइनस के बारे में पूछा है, क्लोरीन माइनस के बारे में पूछा है। एक माइनस चार्ज क्या दिखाता है कि इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, यानी इसके पास जो है, अभी देखो इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि ये उदासीन है, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। अभी इसके पास प्रोटॉन तो 17 है, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। एक माइनस चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से एक्स्ट्रा आया है इसके परमाणु के भीतर, और जब भी इलेक्ट्रॉन परमाणु में आता है या फिर परमाणु से जाता है तो बाह्यतम कोश से ही जाता है। तो एम कोश में बोलेंगे कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है, यानी कि के कोश में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आएगा, एल कोश में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, एम कोश में 18 आ सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन जो आया बाहर से, जो जिसके कारण ये माइनस चार्ज आया, वो एम कोश में आएगा। तो अब जो है एम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन 8 बोलेंगे, राइट। अगर इलेक्ट्रॉन जाए तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाएगी, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर से आए तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। जैसे हम सोडियम की बात करते हैं, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है। अगर हम सोडियम प्लस की बात करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 28 हो जाएगा। जो एम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है ये बाहर चला जाएगा। बाह्यतम कोश से ही इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है, बाह्यतम कोश में ही इलेक्ट्रॉन बाहर से आता है। तो बाह्यतम कोश में जो एक इलेक्ट्रॉन है KLM, एम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर चला जाएगा। अब इसके पास संयोजकता इलेक्ट्रॉन 8 है, इससे पहले 1 था, समझे आप? क्योंकि इस वाले केस में बाह्यतम कोश अब 8 है, बाह्यतम कोश अब L कोश है, और इस वाले में बाह्यतम कोश वो M कोश है। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा होगा? 2, 8, 1 हम लोगों ने देखा अभी। सोडियम की जो परमाणु संख्या वो है 11। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की सीमा यह थी कि वह परमाणु की स्थिरता की व्याख्या नहीं कर सका। यानी जे थॉमसन ने जो परमाणु मॉडल दिया था उसकी कमी यह थी कि वह परमाणु की स्थिरता, एटॉमिक स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सका था। यह याद रखिएगा, बिल्कुल सही है। एटम के स्टेबिलिटी को समझा नहीं पाया जे थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल है वो। रदरफोर्ड के, और इन्होंने मॉडल कंपेयर किससे किया था? क्रिसमस केक और वाटरमेलन से। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमा यह थी कि वह इलेक्ट्रॉन की स्थिर कक्षाओं को नहीं समझा सका। यह स्टेटमेंट भी सही है। इनके इस कमी को दूर किया था नील्स बोर ने। नील्स बोर का परमाणु मॉडल इलेक्ट्रॉन की निश्चित ऊर्जा स्तरों में गति को समझाता है। हम लोगों ने इन तीनों पर डिस्कशन किया है, तो सारे के सारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही है। फिर से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक होता है तथा इसका द्रव्यमान बहुत कम होता है, बिल्कुल सही है। चार्ज नेगेटिव है और मास बहुत कम है, नेग्लिजिबल हम लोग मानकर चलते हैं। प्रोटॉन का आवेश धनात्मक होता है और इसका द्रव्यमान लगभग 1 परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी कि 1 एटॉमिक मास यूनिट। मैंने कहा आपसे मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन ये बराबर 1 U होता है। इसी को हम लोग एटॉमिक मास यूनिट पहले बोलते थे, अब हम लोग यूनिफाइड मास लिखते हैं। न्यूट्रॉन का कोई आवेश नहीं होता तथा इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के लगभग बराबर होता है। लगभग बराबर होता है, मैंने बराबर लिख दिया, आप इसको यहाँ पर लगभग भी कर सकते हो। वैसे आपको जो है न्यूमेरिकल अगर बनाना होगा तो आपको इन दोनों का मास जो है बराबर ही लेकर के चलना है। तो सारे कथन तो सही हैं, 1, 2, 3 सभी सही है। तो इसी के साथ हमारे 50 प्रश्न जो है वो पूरे होते हैं और ये पार्ट 1 यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, आप में से जो ये बोल रहे हैं कि हार्ड क्वेश्चन करवाइए, 2022 में जो है हार्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, और आप में से एक स्टूडेंट ने पूछा था कि 2022 में तो केवल 10th से प्रश्न जो है वो पूछे गए थे। तो देखो 10th से प्रश्न पूछे गए थे 2022 में, लेकिन उससे पहले आप जाएंगे तो 9th और 10th दोनों से पूछे गए हैं। तो आप ये रिस्क लेकर के मत चलना कि केवल 10th पढ़ना और 9th को छोड़ देना, कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है केवल 10th से आए और हो सकता है कि 9th और 10th दोनों से आए, आपको दोनों को अच्छे से पढ़ना है। ठीक, और एक ने कहा था कि 2022 में जो है हार्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे। देखो 2022 में हार्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन थे तो 10th से ही। और जिन्होंने साइंस की तैयारी इस चैनल से की थी, यानी जिन्होंने मेरे से तैयारी की थी, उन्होंने साइंस को फोड़ा था। ग्रुप डी 2022 में अच्छे से क्वेश्चंस को फोड़ा था उन लोगों ने, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे और सब जो है अच्छे से बना करके आए थे। मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो 20+ जो है स्कोर करके आए थे।
तो आप ये मत देखिए कि सवाल हल्का है, भारी है, ठीक है। आप ये देखिए जो आपको करवाया जा रहा है। मुझे भी पता है, मैंने सारे सोल्यूशन करवा रखे हैं अपने पेड बैच में 2022 वाले, जो भी सवाल पूछे गए थे उन सारे का। तो आप बस कॉन्सेप्ट जो है सीखिए यहाँ पर। देखो, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा ना तो सवाल घुमा करके भी आएगा तो भी आप बना ही देंगे। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है, आप बस लेंदी सवाल चाहते हैं कि थोड़ा बड़ा बड़ा हो, लेंदी सवाल हो, दिखने में भारी भरकम हो, वैसा सवाल आपको करना है, उससे कोई फायदा नहीं है। कॉन्सेप्ट आपका साफ रहेगा, एकदम से क्लियर रहेगा, तो हार्ड सवाल भी आएगा तो भी आप अच्छे से बना करके ही आएंगे, ठीक है। तो जो आपको बताया जा रहा है उसको देखिए, जो समझाया जा रहा है उसको सीखिए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, सवाल घुमा करके भी आएगा तो आप बता देंगे। समझ में आया आपको? तो जो आपको करवाया जा रहा है उस पर विश्वास रखिए। एग्जाम में प्रश्न जो है आप नहीं छोड़ कर आएंगे। इससे बाहर क्या ही पूछेगा? मैं पूरा एनसीईआरटी आपको करवा रहा हूँ, एग्जाम्पलर भी करवा रहा हूँ, अब इससे बाहर क्या ही पूछेगा भाई। तो जितना करवाया जा रहा है ना उस पर भरोसा रखिए, राइट। मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच।